Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, today I would like to discuss the analysis of UPSC Mains 2021 GS पेपर 1। और इस पेपर GS पेपर 1 में मैं हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए, कितने क्वेश्चंस पूछे गए और वो क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए और क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन का एक आंसर क्या हो सकता है, संभावित आंसर। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस यूपीएससी मेंस 2021 के जीएस पेपर 1 के एनालिसिस को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैटर्न का। देखिए यूपीएससी जीएस के पेपर 1 में जितने क्वेश्चन है उसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6। हिस्ट्री से टोटल 6 प्रश्न पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया आर्ट एंड कल्चर से, कला से। एक क्वेश्चन 18th सेंचुरी से पूछा गया है। 2 क्वेश्चन फ्रीडम मूवमेंट से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछा गया है। एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है। यानी कि देखा जाए तो यूपीएससी का इस बार का जो पेपर है बहुत ही संतुलित, बहुत ही बैलेंस पेपर है। यानी कि यूपीएससी ने हर पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। और अगर पिछले सालों के क्वेश्चन की तुलना करेंगे तो इस बार में क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट भी मिलेगा आपको, बैलेंस भी मिलेगा और सिंपल भी मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम सीधा सीधा है, और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से ट्विस्ट भी किए गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए? 6। सबसे पहला क्वेश्चन है भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। एवल्यूएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों ये मेंस में। सबसे पहले देखते हैं ये कहां से पूछा गया है। तो बच्चों ये आर्ट एंड कल्चर के, ये देखिए सीधा सीधा लिखा है साहित्य, यानी कि लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर वाले पार्ट से ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की जो कीवर्ड है उसको निकालने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में अगर आपने कीवर्ड को समझ लिया और उस कीवर्ड को खाली आपको एवल्यूएट करना है, उसका विश्लेषण करना है, उसका एनालिसिस करना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहला भक्ति साहित्य की प्रकृति। अब देखिए इसमें कीवर्ड क्या क्या है। सबसे पहला कीवर्ड है भक्ति साहित्य। भक्ति साहित्य मतलब 1300 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में जो काल है, जो साहित्य है, उसको भक्ति साहित्य के अंतर्गत माना जाता है। तो यानी कि पहला कीवर्ड है, हमें बात करना भक्ति साहित्य के बारे में, प्लस ये जो भक्ति साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। सेकंड, इस लिटरेचर की भक्ति साहित्य का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। यानी कि ये जो योगदान है, हम लोगों को ये योगदान वर्तमान संदर्भ तक लेकर के आना है। यानी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये जो भक्ति साहित्य है, भक्ति साहित्य की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे पेज में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भक्ति साहित्य की। भक्ति साहित्य सबसे पहले भक्ति आंदोलन की। और भक्ति आंदोलन हम लोग काम कर सकते हैं, यानी कि हल्का सा परिचय दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज वाइज डिवाइड करूं तो 30% और 40% में इसका नेचर, प्रकृति की बात करेंगे, 50% तक कर सकते हैं। यानी कि पहला हल्का सा परिचय, फिर नेचर, देन उसके योगदान की बात करेंगे, भक्ति साहित्य की योगदान की। तो इसमें सबसे पहले चारों दिशाओं में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यानी कि शंकर देव नॉर्थ में, रामानंद इधर महाराष्ट्र में, एकनाथ, तुकाराम, इन सब की बात करेंगे। यानी कि इन सभी भक्त संतों की थोड़ा सा परिचय देंगे, क्योंकि इन्हीं संतों के द्वारा भक्ति साहित्य की रचना की गई है। क्लियर? यानी कि एक हल्का सा आप कह सकते हैं 25 से 30%, हम लोग 25% तक हम लोग से जीवन परिचय दे सकते हैं भक्ति साहित्य। आखिर भक्ति साहित्य को किसके द्वारा रचा गया, तो उनकी बारे में जानकारी दे सकते हैं कि भारत के सभी दिशाओं में
जो भक्त संत थे उन्होंने लिखा है, और उनका थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं 20-25% तक। देन अब हम लोग बात करेंगे उसके नेचर की, यानी कि पहले परिचय देन नेचर, यानी कि प्रकृति की बात करेंगे। तो प्रकृति कैसी थी, यानी कि जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य कैसा था। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, साहित्य मतलब इन भक्त संतों ने जो साहित्य लिखा उससे उस काल के सामाजिक दर्पण की पता चलता है। सामाजिक, एक तरह से कह सकते हैं साहित्य क्या होता है, साहित्य एक प्रकार का सामाजिक दर्पण होता है। तो उन्हें समाज के बारे में अपने साहित्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया, यानी कि प्रकृति कैसी है कि समाज का जो चित्रण है, इन भक्ति साहित्य में आपको समाज का चित्रण मिलेगा। कुछ हद तक राजनीतिक आपको प्राप्त होगा, कुछ हद तक कहीं कहीं कुछ कुछ ग्रंथों में आर्थिक शोषण के बारे में बातचीत भी की गई है, आर्थिक शोषण के बारे में बात की गई है। प्लस जो इन भक्ति साहित्यों में, भक्ति साहित्यों का प्रकृति क्या है, क्योंकि उस काल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का काल है ये, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूफी आंदोलन भी पैरेलल चल रहा है। तो यानी कि सूफी आंदोलन के पैरेलल भी भक्ति आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं। और सबसे खास बात, इसकी प्रकृति में ग्रामीण क्षेत्र की आप बात कर सकते हैं, परिवेश में ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा चर्चा की गई है, ये इसकी प्रकृति हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके योगदान की, और योगदान देखिएगा बच्चों, योगदान हमको इन भक्ति साहित्य का जो योगदान है वहीं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इनके योगदान को आगे बढ़ाना है। जैसे कि सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है, चूंकि भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के पैरेलल चला है और इसका काल मुख्यतः माना जाता है दिल्ली सल्तनत मुगल काल के बीच में, तो ये क्या सबसे पहला जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। यानी कि अगर आप चाहें तो इसको हेडिंग में सामाजिक एकता की बात भी कर सकते हैं, सामाजिक चित्रण की बात भी कर सकते हैं कि समाज में इसका क्या क्या योगदान है, हिंदू मुस्लिम एकता। दूसरा, इन भक्ति साहित्यों में जो सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ है, सबसे ज्यादा किसका विरोध किया है, जातियों का, यानी कि जाति विभेद थे, उन जाति विभेदों का इन भक्ति साहित्यों में पूर्ण जोर से विरोध किया गया। यानी कि जाति भेद की इसमें बात की गई है, जाति व्यवस्था पर इसने चोट की है, ठीक है, इसने शोषण पे चोट किया है। और सबसे खास बात जो इस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें माना जाएगा वो है, एक वर्ड आता समन्वय, यानी कि भारतीय संस्कृति में जितने भी विभिन्न संस्कृतियां थी, इन विभिन्न संस्कृतियों में इन भक्ति साहित्यों के द्वारा जो समन्वय प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही अभूतपूर्ण है। यानी कि योगदान की बात करेंगे तो मोटा मोटा हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। चौथा एक पॉइंट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में ग्रामीण क्षेत्र में हिंदू धर्म को या फिर पुराने वैदिक धर्म को जीवित रखने का काम इन भक्ति साहित्यों के द्वारा किया गया। भले ही एक नए रूप में किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस लौ की ज्वाला को जलाए रखे। सूफी आंदोलन के प्लस सूफी आंदोलन के साथ भी इसका एक अच्छा खासा समन्वय दिखाई देता है। आप कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय, या जो विभिन्न संस्कृतियां थी उनका समन्वय इस भक्ति साहित्य के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन का आपको अगर रूपरेखा की बात करेंगे तो इस तरीके से हमारी रूपरेखा बनेगी। चूंकि 150 शब्दों में लिखना है, 10 अंक का पेपर है, 10 मार्क्स का है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो इतने पॉइंट से हमारा 150 आराम से हो जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा कंटेंट है, तो इसमें से आप जो आगे प्रैक्टिस करना चाहें वो लिख सकते हैं इसमें से। क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये खाली उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने एग्जाम दिया है, बल्कि आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको आगे मेंस लिखना है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन है। चलिए, ये प्रश्न एक हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है, यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। देखिए, ये अगला अगेन प्रश्न है, ये आपके संबंधित है विषय से। 18वीं सदी के कई सारे 18वीं सदी के लगभग
मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। अब देखिए इसमें हेनरी बेवरेट डेरोजियो की बात नहीं की गई है, राजा राममोहन राय की बात नहीं की है, लेकिन इसने किसको टच किया है, किससे संबंधित है, ये एक विषय से संबंधित है। और विषय क्या है, विषय है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ओके, तो चलिए ये यानी कि इस टॉपिक से पूछा गया, विषय से पूछा गया है। तो बात करते हैं, अब इसमें कीवर्ड निकालते हैं। तो एक तो कीवर्ड है यंग बंगाल के बारे में और ब्रह्म समाज के बारे में, यानी कि इन दोनों के संदर्भ को लेते हुए उन दोनों के द्वारा जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में योगदान जो किया गया है, विकास में सहयोग किया गया है, उसकी चर्चा करनी है। तो चलिए इसको समझते हैं। अगले इसमें भी कीवर्ड हमारे क्या क्या है, एक कीवर्ड है यंग बंगाल और एक कीवर्ड है ब्रह्म समाज। इस प्रश्न के आरंभ में सबसे पहले हम लोग इन दोनों का परिचय देंगे। यंग बंगाल किससे संबंधित है, किस इसके संस्थापक कौन है, प्लस इनका भी परिचय देंगे। यंग बंगाल के जो संस्थापक हैं, आंदोलन के प्रणेता हैं, उनका नाम है हेनरी बेवरेट डेरोजियो और ये पश्चिमी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। और आप ये भी कह सकते हैं इनके यंग बंगाल जो आंदोलन है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रबोधन काल, प्रबोधनवादी भी कह सकते हैं, यानी कि उन्होंने हर चीज को तर्क पर आधारित माना। यानी कि अगर कोई बात है, कोई सिद्धांत, उन्होंने उसको पहले क्या किया, तर्क पर माना। यानी कि आप कह सकते हैं यंग बंगाल जो आंदोलन था वो तर्क पर आधारित था या प्रबोधनवादी सबसे प्रमुख आंदोलन यही माना जाता है। तो इसका एक हल्का सा परिचय देंगे हम यंग बंगाल के बारे में, किसके द्वारा, हेनरी बेवरेट डेरोजियो के द्वारा बंगाल में ये आंदोलन चलाया गया था। और ध्यान रखिएगा खास बात क्या है, कब है ये, 1828 में। कब है ये, 1828 में। प्लस इधर आएंगे परिचय में किसके द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रह्म समाज है, एक तरह से आप इसको पुनर्जागरणवादी भी कह सकते हैं। पुनर्जागरणवादी के साथ साथ, क्योंकि राजा राममोहन ने पुनर्जागरण के साथ साथ तर्क आधारित बातें भी की, क्योंकि जो सिद्धांत है उन्होंने जो सामाजिक धार्मिक सुधार की बात की है वो भी ज्यादातर तर्क पर आधारित थे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो हो गया इन दोनों का परिचय। अब देखिए दोनों के संदर्भ में, अब यानी कि अब इन दोनों को लिखने के बाद अब हम इन दोनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद इन दोनों ने मिलकर के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए उत्थान में जो सहयोग किया है, विकास में जो सहयोग किया, उसकी बात करेंगे। प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज भी कब है, 1828। लेकिन आगे चल करके ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइडर हुआ था, साधारण ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। लेकिन उसकी चर्चा हमको नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि 150 शब्द का मामला है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन हमको प्रयोग नहीं करना है, क्या विभाजन, कौन क्या, ये सब बातें हमको नहीं करनी है, बस इतना परिचय देना है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं लगभग 40% में, आप ये भी कह सकते हैं 60 शब्दों में हमको इन दोनों के बारे में परिचय देना है। बाकी के जो शब्द हैं 90 शब्द, उसमें हमको इन दोनों के द्वारा, इनके संदर्भों के द्वारा हमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या क्या किया गया उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेखांकित करना है कि क्या क्या उन्होंने किया है। तो अगर बात करें सुधार की, तो देखिए कई सारे बिंदु हैं। सबसे पहले हम लोग सती प्रथा की बात करते हैं। राजा राममोहन के बाद सती प्रथा की, यानी कि खासकर स्त्रियों समाज की बात करेंगे तो स्त्रियों से संबंधित जो बुराइयां थी, समस्याएं थी, उनको सुधारने का प्रयास किया है हेनरी बेवरेट डेरोजियो के द्वारा भी और राजा राममोहन के द्वारा। और राजा राममोहन ने सबसे ज्यादा प्रयास किया था सती प्रथा के लिए, रोकथाम के लिए, जब भी कानून पास हुआ था। प्लस स्त्री शिक्षा की बात करते हैं लोग, प्लस स्त्री के अधिकारों की बात करते हैं ये लोग, प्लस जो बहुपत्नी वाला जो प्रथा है उसकी बुराई करते हैं, रोकने की बात करते हैं, बाल विवाह को रोकने की बात करते हैं। और हेनरी बेवरेट डेरोजियो पश्चिमी शिक्षा के आधार पर शिक्षा की बात की स्त्रियों के लिए। प्लस
शिक्षा हो गया कॉमन में। अब धार्मिक की बात करें तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने अंधविश्वास रूढ़िवादी चीजों का विरोध किया, उन्होंने कहा कि किसी भी अंधविश्वास को मैं स्वीकार नहीं करूंगा जब तक वो तर्क की कसौटी पर नहीं उसको जांचा जाएगा। ठीक है, जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं उनका उन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, आडंबर का विरोध किया, पुरोहितों का उन्होंने विरोध किया। यानी कि उन्होंने कहा कि जो चीज किसी तर्क पर आधारित नहीं है तब तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये कई सारे योगदान है जो कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। और आगे चल करके इनको आप ये भी कह सकते हैं, चूंकि पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और आगे चलकर ब्रह्म समाज ने भी क्या किया, आगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में और जो अन्य संगठन थे जैसे आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, विवेकानंद है, कई लोगों को क्या किया, एक तरह से उन्होंने आधार प्रदान किया इन दोनों ने। तो आप ये बिंदु लिख करके भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में इन सारे बिंदुओं की हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करें। असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट। ये भी 150 वर्ड्स का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें हो सकता है कई बच्चों से गलती हो गई हो। क्या गलती हो गई हो तो जानने के पहले देखते हैं किससे पूछा गया है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछा गया, देखिएगा सीधा सीधा यहां से उठाया है एकीकरण से। लेकिन ये जो एकीकरण, मैंने आपसे कहा कि बच्चों से गलती हुई है। गलती क्या हुई है, कोई हो सकता है ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एकीकरण का मतलब होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर रियासत। लेकिन पहली बार यूपीएससी ने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। उन्होंने यहां पर बच्चे से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया है, ना ये डिमांड ही नहीं की है कि आपको वल्लभ भाई पटेल की बात करनी है या किसी रियासत की बात करनी है। यहां एकदम अलग ही संदर्भ है। संदर्भ कैसे है तो इसको कीवर्ड सोचते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला कीवर्ड क्या है, रियासतें। भारतीय रियासतें यानी कि भारत में भारतीय रियासतों के बारे में बात करना है। एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करना है। यानी कि जो भारतीय रियासत है पहले हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि भाई साहब ये भारतीय रियासतें थी क्या, और जब इनका एकीकरण किया जा रहा था तो मुख्य प्रशासनिक और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं क्या थी। तो सबसे पहले हमको भारतीय रियासतों के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी। तो यानी कि ये जो पहला वाला जो कीवर्ड है इनके बारे में पहले इनका बेस यानी कि आधार जानना पड़ेगा, सामाजिक व्यवस्था कैसी है वो जाननी पड़ेगी, तब हम लोग इसको आंसर को लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें 1947 में भारत का विभाजन हुआ या स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत की स्थिति 3 तरीके की थी। भारत में 3 तरीके की स्थिति थी। पहला, भारत में एक पार्ट था जिसको बोलते हैं ब्रिटिश भारत, और ब्रिटिश भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसके द्वारा, लंदन में इंडिया हाउस, या आप कह सकते हैं जो भारत में गवर्नर जनरल है, वाइसराय है, उसके द्वारा यहाँ के प्रशासन को चलाया जाता था। यानी कि ब्रिटिश भारत में भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा शासन चलाया जाता था, प्रशासन चलाया जाता था। एक दूसरा, वही भारत में भारतीय रियासतें थी, भारतीय रियासतें। अब देखिए इसके अंतर को समझिएगा। यहां पे ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा शासन चलाया जा रहा है, गवर्नर जनरल के द्वारा। यानी कि भारत में 2 चीजें भी, एक है ब्रिटिश भारत जहां पर सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन है, किसके माध्यम से, गवर्नर जनरल के माध्यम से। लेकिन एक और वो भारतीय रियासतें हैं जो किसके अधीन है, सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन है, लेकिन यहां का शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है,
भारतीय रियासतों के शासकों के द्वारा, आप कह सकते हैं राजाओं के द्वारा। एक डिफरेंस आपको पता चल गया कि क्वेश्चन डिमांड क्या है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई जो भारतीय रियासत है वहां का प्रशासन कैसा था, तो पहले इसको हमको लिखना पड़ेगा। जो भारत है हमारा उस समय एक चीज और है, उसको देख लीजिएगा। कुछ पार्ट जैसे गोवा है, पुर्तगाली है, यानी कि फ्रांस हो गया, पुर्तगाली हो गए, इनके भी कुछ कुछ पार्ट थे, क्षेत्र थे जो इनके अधीन थे, जिनका बाद में एकीकरण हुआ है। लेकिन हम लोग भारतीय रियासतों की बात करें, ये तीन चीजें यहाँ पर। तो ये देखिएगा, यहाँ का प्रशासन गवर्नर जनरल के द्वारा, यहाँ का प्रशासन किसके द्वारा है, ब्रिटिश क्राउन के ये अधीन जरूर है, लेकिन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, भारतीय शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हमको स्टार्ट यहां से करना है। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आओगे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ का प्रशासन अलग तरीके से चलाया जा रहा है, यहाँ का प्रशासन अलग तरीके से चलाया जा रहा है। तो जब कानून प्रशासन अलग है तो कानून भी अलग अलग होंगे। तो इन लोगों को इसमें शामिल करना सबसे बड़ी समस्या कि कानून अलग अलग थे, प्रशासन अलग अलग था। अब इसी प्रशासन में एक बिंदु और है, प्रशासनिक समस्या। प्रशासनिक समस्या क्या है कि जब 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो उसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा दो ऑप्शन दिए गए थे इन भारतीय रियासतों को। उनसे कहा गया या तो आप पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो जाएं या भारत डोमिनियन में शामिल हो जाएं, यानी कि उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है। उनको क्या करना है, इन दोनों में से एक को चुनना है। तो दूसरी प्रशासनिक समस्या कि इन रियासतों को फ्री रहने का ऑप्शन नहीं था, दो ही ऑप्शन थे, या तो भारत में जाएंगे आप डोमिनियन में, या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में आप जाएंगे। तो दूसरी प्रशासनिक समस्या इन भारतीय रियासतों के लिए ये तो होगी प्रशासनिक समस्या, क्योंकि 150 शब्द का प्रश्न है, इतने में दो समस्या होगी प्रशासन की। कानून अलग अलग थे, पहले आपको ये बताना पड़ेगा। फिर 1947 के जो विभाजन का जो अधिनियम था उसकी बात आपको करनी पड़ेगी। वहां बताना पड़ेगा कि भारतीय रियासतों को सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो आप इधर जाइए या तो इधर जाइए। तो ये भी एक प्रशासनिक की समस्या थी। अब सामाजिक सांस्कृतिक की बात करें समस्या, तो देखिए वो भी समस्या है। कैसे समस्या है, तो देखिए कुछ रियासतें ऐसी थी जहां पर हिंदू शासक हैं और बहुसंख्यक कौन है, मुस्लिम, जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कुछ रियासतें ऐसी हैं जैसा जहां पर मुस्लिम शासक हैं और बहुसंख्यक हिंदू हैं, हैदराबाद। ठीक है, अब ये जो रियासतें थी, इन सभी रियासतों की जो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं थी सबकी भिन्न भिन्न है। और आज भी देखिएगा जो भारत सांस्कृतिक विभिन्नताओं का देश आज भी माना जाता है, तो उस समय भी थी। तो जो रियासतों के राजा थे या वहां की जो जनता थी, उनका एकीकरण किसके साथ हो रहा है, भारत के साथ हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता कि उनका जो एकीकरण किया जाएगा, तो एकीकरण में क्या हुआ है, एक राज्य में हो सकता है कई रियासतें शामिल कर दी गई। जैसे कि राजस्थान की हम लोग बात करें, राजस्थान में देखा जाए तो बहुत सारी रियासतें हैं। अब सारी रियासतें पहले अलग अलग राजाओं के द्वारा शासित होती थी, अब उनको एक ही जगह, लेकिन वहाँ की जो सामाजिक समानता हो सकता है कुछ समान हो, लेकिन उसमें अगर किसी और क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो वहाँ तो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक के लोग रहते हैं। तो पहली समस्या ही हो गई। दूसरा, भाषाभाषी भी कह सकते हैं आप, भाषा की समस्या, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि हर कोर्स पे पानी बदलता है, हर समय के बाद में भाषा बोली बदल जाती है। तो ये भी समस्या थी सामाजिक सांस्कृतिक में। एक भाषा की जो समस्या है ये भी एक समस्या मानी जाती है। यानी कि इन बिंदुओं के आधार पे आप अपने आंसर को लिख सकते हैं और आपका 150 शब्द आसानी से पूरा जाएगा। और क्वेश्चन की जो डिमांड है, जो फ्रेमिंग है बच्चों, वो यही रहेगी। मतलब ये सब्जेक्टिविटी है, हो सकता है कुछ पॉइंट इसमें आप और भी ऐड कर दें, कुछ और इसमें आप कम भी कर सकते हैं, कुछ बढ़ा भी सकते हैं, तो सब्जेक्टिविटी है। मेरी जो समझ में आया वो मुझे ये आया है, क्वेश्चन की डिमांड ये है। हाँ, लेकिन इतना मैं श्योर हूं कि इसमें वल्लभ भाई पटेल और इन सब की बात हमको नहीं करना है।
सीधा सीधू है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्ट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला है, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए। यह भी फ्रीडम मूवमेंट से पूछा गया एक प्रश्न है और बहुत ही आप कह सकते हैं सीधा सीधा सवाल है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। सीधा सीधा हमको बात करना है कि भाई ये जो नरमपंथी थे, पहले तो हमको बताना पड़ेगा, एक सिंपल सी बात करेंगे इस प्रश्न की, तो इसका अगर जो फ्रेम बनेगा तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नरमपंथी कौन थे। ठीक है, तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल है वो कांग्रेस में, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक का काल नरमपंथियों का काल माना जाता है। कुछ एक के नाम डाल दीजिएगा, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, इन सब के आप नाम डाल सकते हैं, दिनशाही वाचा, इनके आप नाम डाल सकते हैं। ये लोग कौन थे? नरमपंथी थे। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया भूमिका किस सीमा तक स्वतंत्रता आंदोलन को आधार प्रदान किया, यानी कि आधार का मतलब है आगे जो आने वाला जो स्वतंत्रता आंदोलन था 1905 के बाद का, जिसका नेतृत्व गरम दल के द्वारा भी किया गया, जिसका नेतृत्व आगे चल के महात्मा गांधी के द्वारा किया गया तीनों आंदोलन में, असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो में। तो उनके आंदोलनों के लिए इनके द्वारा क्या आधार दिए गए, क्वेश्चन समझिएगा कि इनकी क्या भूमिका है उसकी बात की जा रही है। सीधा सीधा प्रश्न है। तो यानी कि पहले परिचय में हम लोग क्या करेंगे, ये बता देंगे कि ये है कौन, आरंभ कब है, इसका काल क्या कहा जाता है, और सीधा सीधा लिखना है। लेकिन इसमें एक शब्द और है, किस सीमा तक। सीमा की बात क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा 2 से 3 लाइन आपको इसमें ये भी लिखनी पड़ेगी। चूंकि सीमा तक इसलिए था क्योंकि सीमा तक नहीं होता तो कांग्रेस के अंदर गरम दल का उद्भव नहीं होता, क्योंकि उनकी जो नीतियां थी उन नीतियों का कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया और विरोध को कहते थे गरम दल। इसमें लाल वाल पाल की बात की जाती है। तो 3 से 4 लाइन हम उसमें भी दे सकते हैं। और इसलिए सीधा सीधा पर सीमा, क्योंकि सीमा कहाँ है तो सीमा को भी तो बताना पड़ेगा। सीमा क्यों? सीमा इसलिए क्योंकि गरम दल के लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया था, उनकी नीतियों की बुराइयां की गई थी, आलोचना की गई थी। तो थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन मुख्य पार्ट 80% किसका रहेगा? 80% रहेगा उनका आधार, उनके द्वारा जो काम किया गया है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो जैसे कि सबसे पहले हेडिंग बात करेंगे संगठन के रूप में। संगठन कौन सा? कांग्रेस। यानी कि नरम दल के लोगों के द्वारा कांग्रेस का संगठनात्मक रूप से इसको आधार प्रदान किया गया, इसको एक संगठन बनाया, इसमें तेजी से लोगों को जोड़ा गया और मध्यम वर्ग के साथ साथ जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको भी प्रयास किया गया, लेकिन उनकी संख्या कम थी। लेकिन ज्यादा इसमें कौन थे? इसमें मध्यम वर्ग के लोग थे। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, इसका जनाधार बड़ा किया, संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया। तो पहला आधार संगठन बनाया। दूसरा, इन लोगों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए, कार्यक्रम बनाए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इनके द्वारा जो राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई, ठीक है, जैसे कि बजट में प्रश्न पूछना, कई सारी चीजें, ठीक है, राजनीतिक अधिकारों की मांग की जाती थी, संवैधानिक सुधारों की मांग की जाती, ये सब क्या है? आधार है। क्योंकि इनकी डिमांड फिर आगे चल करके महात्मा गांधी और कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों के द्वारा किया गया। ठीक है। तीसरा, इन लोगों ने सिविल सेवा का भारतीयकरण करने की बात की। सिविल सेवा का भारतीयकरण, यानी कि सिविल सेवा में भारतीय लोगों की बात की। उन्होंने कहा क्योंकि ये भारत का शासन है तो भारत के लोगों के द्वारा ही इसका शासन किया जाना चाहिए, इसकी उन्होंने डिमांड की। इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया, इन्होंने जो औपनिवेशिक जो चरित्र है ब्रिटिश सरकार का, उसको उजागर किया लोगों के सामने। क्योंकि कुछ लोग ब्रिटिश सरकार को अच्छा मानते हैं, इन्होंने उजागर किया। इन्होंने उनके आर्थिक शोषण को उजागर किया।
जिसमें दादा भाई नौरोजी सर प्रमुख है। थोड़ा सा एक नाम देके आप बता सकते हैं, ठीक है। प्लस इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, जिसका फायदा आगे चल करके महात्मा गांधी को मिलने वाला था, असहयोग, सविनय और इस आंदोलन में। इन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात करना आरंभ किया 1905 में ग्रम दल के दबाव से, लेकिन मांगना उन्होंने आरंभ कर दिया। तो ये कई सारे बिंदु हैं जिनके आधार पर आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इस फ्रेमिंग के आधार पर इन बिंदुओं की बात कर सकते हैं कि नरम दल के लोगों ने ये आधार प्रदान किए स्वतंत्रता आंदोलन को। लेकिन जो सीमा वाला जो वर्ड है, किस सीमा तक, तो हमको ये भी लिखना है कि सीमा इसलिए मानी जाती, क्यों? क्योंकि एक वर्ग था कांग्रेस के अंदर ही जो कि इनकी नीतियों से नाखुश था, उनकी आलोचना करता था, इसको गरम दल कहा जाता है। और उनके अनुसार उन्होंने इनको भिक्षा, इनकी नीतियों के भिक्षा पात्र, भीख मांगना भी कहा है। तो 3 से 4 लाइन में आप उनको भी बता सकते हैं। लेकिन फिर निष्कर्ष अगर लिखना होगा तो निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि नरमपंथी भले ही पूर्ण रूप से अपनी नीतियों में सफल नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनको इस बात का जरूर श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने आने वाले महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों को आधार प्रदान किया। आप ये निष्कर्ष में लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्लियर? तो इन सारे बिंदुओं की आप चर्चा कर सकते हैं इसमें। अगला है असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 250 वर्ड्स में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए यूपीएससी की भूख कितनी बढ़ती जा रही है, यूपीएससी की डिमांड कैसी कैसी बढ़ती जा रही है, वो कहां कहां तक सोचने लगा है। पहले प्रश्न पूछा जाता था कि असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए, असहयोग आंदोलन की बात कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कीजिए, ठीक है, उसके सफल असफल होने की बात कीजिए। अब वो क्या कह रहा है, अब देखिए उसने क्या किया, 2 आंदोलन को निकाला, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्लस अब उसमें भी 2 प्रकार के कार्यक्रम थे, एक थे रचनात्मक कार्यक्रम, दूसरा थे निषेधात्मक कार्यक्रम। यानी एक पॉजिटिव प्रोग्राम था, एक नेगेटिव प्रोग्राम था। उसने सिर्फ पॉजिटिव प्रोग्राम की बात की, रचनात्मक कार्यक्रम की बात की, नेगेटिव की बात नहीं की है, ध्यान रखिएगा। तो गलती से हम लोगों को किसी नेगेटिव यानी कि बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, इन सब की चर्चा हमको नहीं करनी है। क्लियर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहां पे सीधा सीधा आप इसमें अगर आप आरंभ करेंगे इस प्रश्न को, अगर आरंभ करेंगे तो सबसे पहले एक हल्का सा परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग समय की घटना है। असहयोग आंदोलन प्लस सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? तो इनके बारे में एक हल्का सा परिचय देना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन का समय 1920, सविनय का 1930। तो इस तरीके से आपको हल्का सा परिचय देना पड़ेगा, लेकिन इनके आंदोलन के उद्भव में नहीं जाएगा, कारण की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा प्रश्न ये नहीं है। क्योंकि आपने कारण से आरंभ कर दिया तो प्रश्न का जो असली थीम है वो मर जाएगा, जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ ये बता देना कि भाई असहयोग आंदोलन इस समय की घटना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय की घटना है, लेकिन इसकी मुख्य बात क्या थी, दोनों आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कारण की बात नहीं करेंगे कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला कांड, ये फलाना को साइमन आयोग, कोई बात नहीं करनी हमको। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। कारण की बात, क्योंकि ऐसी एक कारण लिखेंगे तो बढ़ता जाएगा, वो यूपीएससी की डिमांड खत्म होती जाएगी और आपके नंबर कम होने के चांस भी बढ़ते जाएंगे। तो कारण की बात नहीं करना, सीधा सीधा एक हल्का सा परिचय देना है। अब उसके बाद आना है कि इन दोनों आंदोलन में महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य क्या थे, कार्यों की चर्चा करनी है। ठीक है,
तो कुछ कार्य देखते हैं, जैसे कि कार्यों की बात करें, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे, गांधी ने सबसे ज्यादा जोर दिया वो था राजनीतिक अनुशासन और आत्म संयम। यानी कि जो भारत के लोग हैं उनके अंदर उन्होंने इस भावना को बढ़ाने का, अनुशासन आत्मसंयम। क्यों? क्योंकि उनका मानना था किसी आंदोलन को लगातार लंबे समय तक चलने के लिए उसमें जो शामिल लोग हैं उनको अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है, उनके अंदर आत्मसंयम होना चाहिए। पता चला कि 2 लाठियां पड़ी वो भाग गई या फिर हिंसा करने लगे, नहीं। दूसरी बात, अहिंसा पर जोर, ठीक है। तीसरी बात, स्वदेशी पर जोर। स्वदेशी में खासकर किसकी बात करेंगे? खादी के प्रयोग पर बढ़ावा, ठीक है। चौथी बात, शिक्षा की बात करेंगे, स्वदेशी शिक्षा। इसमें यह नहीं लिखना है कि विदेशी सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, नहीं नहीं नहीं, वो नेगेटिव हो जाएगा। हमको लिखना है जो स्वदेशी शिक्षा की बात की गई, खुद के स्कूल खोले गए, सुभाष चंद्र बोस, कई सारे नेताओं की बात करी, उन्होंने नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने, इन सब की बातें करनी है। यानी कि भारत या कांग्रेस या भारत के लोगों के द्वारा स्वयं के स्कूल खोले गए, ठीक है। विश्व विद्यालय, महाविद्यालय खोले गए, शिक्षा के लिए खोले गए, लोगों को प्रेरित किया कि सरकारी स्कूल को छोड़ करके यहाँ है, ठीक है। यानी कि अपनी शिक्षा की बात करनी है, विदेशी स्कूलों का सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, ये सब नहीं लिखना है। शिक्षा हो गया, ठीक है। और शिक्षा का और क्या क्या बात कर सकते हैं हम लोग बात कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर सकते हैं। इसमें गांधी जी ने बढ़ावा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सविनय विज्ञानों की बात करें इसमें साथ साथ, तो इसमें नमक बनाने की बात की गई, ठीक है। इसमें प्रभात फेरी की बात की गई। प्रभात फेरी होती है जब सुबह सुबह लोगों को 4 बजे उठ करके जो कीर्तन भजन करते हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, प्रभात फेरी हो गया, ठीक है। शिक्षा हो गया, प्लस इसमें सबसे इंपोर्टेंट आपका आ जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। हरिजन उत्थान, ठीक है। लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, किसके लिए? आगे आने वाले आंदोलन के लिए राजनीतिक रूप से जागरूक करना, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता हो गया, अनुशासन, अहिंसा, स्वदेशी, अस्पृश्यता, हरिजन, राजनीतिक जागरूक, ये कई सारे बिंदु हैं जिनकी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं जिनको आप लिखने के क्रम में आएंगे तो आपको हर एक पे 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंस बनाना है। आपका ये रचनात्मक कार्य पूरा हो जाएगा महात्मा गांधी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्लस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद आ गया इसमें, आप इसमें लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि मजदूर और जो पूंजीपति, जो कारखाने वाले थे, पूंजीपति लोग, उन दोनों ने मिलकर के सहयोग किया है। ये भी एक प्रमुख घटना मानी जाती है। दोनों ने एक दूसरे को मिलकर के सहयोग किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यानी कि मजदूर भी इसमें सपोर्ट कर रहे थे और पूंजीपति लोगों ने भी, उद्योगपतियों ने भी सपोर्ट किया था इस आंदोलन में। ये रचनात्मक कार्यों की बात है ये, ठीक है, क्लियर। यानी कि इतने सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे इस प्रश्न में। ये भी फ्रीडम मूवमेंट का प्रश्न था। अब चलिए सबसे आखिरी प्रश्न की बात करें जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से है, वो है 2 विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। There arose a serious challenge to the democratic state system between the two world wars. Evaluate the statement. बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन सीधा नहीं पूछा गया है। प्रश्न सीधा सीधा नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर सीधा बनता है। जो इसमें बात पूछी जा रही है वो छुपा हुआ है। यानी कि हमारा कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है 2 विश्व युद्ध के बीच में, यानी कि 1919 से लेकर के 1914 से स्टार्ट हुआ था, 18 में समाप्त हुआ है, लेकिन वहां से लेकर के 1939 का जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ है, ये जो 20 साल का जो टेन्योर है, उसके बीच में जो लोकतंत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा था,
मित्र देशों के द्वारा, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन सब के द्वारा, उसको सबसे बड़ा खतरा किससे पैदा हुआ? ये बहुत ही कह सकते हैं कि छुपा हुआ आंसर है, छुपा हुआ है। इसमें सीधा सीधा विश्व युद्ध की बात नहीं करनी है, लेकिन विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो प्रमुख घटना थी, किसकी बात करेंगे इसमें? इसमें बात करेंगे 1919 की वर्साई की संधि से। क्योंकि वर्साई की संधि से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति मान सकते हैं, क्योंकि ये जर्मनी पे थोपी के संधि थे। जर्मनी पर जबरदस्ती गणराज्य लादा गया था और लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया गया था यूरोप में, और जहां जहां देशों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ब्रिटेन और फ्रांस ने। लेकिन विश्व में अब वर्साई की संधि थोप, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1919 की वर्साई की संधि से प्रथम विश्व युद्ध की समापन की बात हम लोग कर सकते हैं, समाप्ति को देखा गया, और इसके बाद संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया मित्र देशों के द्वारा। किंतु आगे चल करके कालांतर में दो प्रमुख विचारधाराओं ने इस लोकतंत्र को चुनौती प्रदान की, और उसमें वर्साई की संधि का प्रमुख योगदान भी आप मान सकते हैं। वो प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो विचारधारा कौन सी हैं? वो है जर्मनी का नाजीवाद और इटली का फासीवाद, मुसोलिनी का फासीवाद। ठीक है, इसमें लोकतंत्र में, क्योंकि इन समाजवाद का भी थोड़ा बहुत, कहीं साम्यवाद का भी, समाजवाद का भी थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन कहीं वो लोकतंत्र को चुनौती नहीं देता है, वो सीधा सीधा पूंजीवाद को चुनौती देता है। लेकिन इन दोनों ने सीधा सीधा, क्योंकि इसको अधिनायकवाद भी कहते हैं, तानाशाह भी कहते हैं, तो इन दोनों की चर्चा हम लोग करनी है कि किस तरीके से जो जर्मनी पर गणतंत्र या लोकतंत्र थोपा गया था, उसको फासीवाद या नाजीवाद यानी कि हिटलर ने किस तरीके से कुचल दिया, और वहां पर धीरे धीरे करके लोकतंत्र को समाप्त करते हुए अपने आप को वहां पर तानाशाह बनाया, अधिनायकवाद की स्थापना की, नाजीवाद की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, प्लस हिटलर ने यूरोप में जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया वहां लोकतंत्र को समाप्त किया और अपना साम्राज्य की स्थापना की उसने वहां। सेम मुसोलिनी की बात करेंगे, फासीवाद की बात करेंगे, यानी कि इन दोनों के माध्यम से दिखाना है कि इन्होंने किस तरीके से यूरोप में और विश्व में लोकतंत्र की हत्या की और तानाशाह की स्थापना की, अधिनायकवाद की स्थापना की। क्लियर? तो इन दोनों के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि भाई साहब, दो विश्व युद्ध लोकतंत्र राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती कौन थे? ये दोनों थे। गंभीर चुनौती कौन थे? ये दोनों थे, फासीवाद और नाजीवाद। हमको इसकी चर्चा करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों कंप्लीट एनालिसिस यूपीएससी मेंस 2021 जीएस पेपर 1 का पार्ट 1 यानी कि हिस्ट्री मैंने आपसे डिस्कस किया है। बच्चों कैसा लगा सेशन प्लीज कमेंट कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके साथी लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकें। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।